उपनिवेशवादी आक्रमण के अंतर्गत अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार यूरोपीय राष्ट्र भारत में आते हैं तथा उनमें जो आपसी संघर्ष होता है उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार अंतिम रूप से अंग्रेज उनमें विजयी रहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों आदि को पराजित करने के उपरांत यह निश्चित था कि अब उनका अगला जो संघर्ष था वह भारतीय शक्तियों के साथ होना था। भारत में चूंकि मुग़ल साम्राज्य अब पतन की ओर अग्रसर था, नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल जो सत्ता थी उसको पूर्णतः निष्क्रिय करके छोड़ दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में अब मुग़लों के उत्तराधिकारी के रूप में मराठों, बंगाल के नवाब हैदर, टीपू तथा सिखों को देखा जाने लगा था। तो अब अंग्रेज़ों का संघर्ष भी इन्हीं के साथ होना निश्चित था। तो सबसे पहले हम बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेज़ों के संघर्ष की बात करेंगे। बंगाल मुख्यतः पहले मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता था और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। बंगाल के नवाब जब अलीवर्दी खां थे तब तक अंग्रेज़ों के बंगाल के साथ जो संबंध रहे वह विवादित नहीं रहे, लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, कौन? सिराजुद्दौला। जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं अब उनके संबंध अंग्रेज़ों के साथ विवादास्पद हो गए। इन संबंधों के विवादास्पद होने के जो मुख्य कारण थे उनकी बात सबसे पहले हम करते हैं। जो बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेज़ों का घटनाक्रम घटित हुआ वो उन्हें हम 8 पॉइंटों में बांट दिया है और इन्हीं 8 पॉइंटों के आधार पर बंगाल एवं अंग्रेज़ों के बीच जो संघर्ष हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नवाब एवं अंग्रेज़ों के बीच जो संघर्ष के कारण थे, नवाब कौन? सिराजुद्दौला, उसकी बात करते हैं। तो सिराजुद्दौला के साथ जो संघर्ष के कारण थे उनमें सर्वप्रथम कारण था दस्तक। ठीक है, दस्तक का दुरुपयोग। ठीक है, अब सबसे पहले साथियों आपको पता होना चाहिए कि दस्तक थी क्या। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि दस्तक क्या थी तब तक हम उसका दुरुपयोग किस प्रकार हुआ ये भी नहीं समझ पाएंगे। तो दस्तक के बारे में आपको मैं बताता हूँ। 1717 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर के द्वारा अंग्रेज़ों को, किनको? अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले, 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में 3000 रुपये वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था? मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर ने। ठीक है, क्योंकि बंगाल भी इस समय किसके अधीन था? मुग़ल सत्ता के अधीन था, इसलिए मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर के द्वारा दिया गया यह अधिकार बंगाल पर लागू होता था। क्या था? 3000 रुपये सालाना देने के बाद अंग्रेज़ों को व्यापार करने पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। अब इसका दुरुपयोग किस प्रकार किया गया? जो अंग्रेज व्यापारी थे उन्होंने, अंग्रेज व्यापारियों को तो ये सुविधा प्राप्त थी, उन्होंने यह सुविधा भारतीय व्यापारियों को भी उपलब्ध करवा दी। किस प्रकार? भारतीय व्यापारियों से कुछ रकम लेकर, अर्थात भ्रष्टाचार या रिश्वत के रूप में कुछ रकम लेकर उन्हें भी यह फ्री पास अर्थात दस्तक उपलब्ध कराई दी जाने लगी। जिसका परिणाम क्या हुआ? जो बंगाल का नवाब था उसे राजस्व की हानि होने लगी। भाई अंग्रेज़ों को तो कर मुक्त व्यापार में करने की अनुमति थी, अब भारतीयों को भी क्या अंग्रेज़ों के माध्यम से क्या होने लगा? कर नहीं चुकाना पड़ता था, जिसके चलते राजस्व की लगातार हानि किसको हो रही थी? नवाब। ठीक है, इसलिए दस्तक का ये दुरुपयोग था। यह बंगाल के नवाब सिराज और अंग्रेज़ों के बीच जो विवाद का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, अब दस्तक के बाद अगले कारण की अगर बात की जाए तो वह था राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शरण दिया जाना। ठीक है, किसको? राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शरण दिया जाना। ठीक है, नवाब और अंग्रेज़ों के बीच अगर विवाद की बात की जाए, उसके दूसरे कारण पर बात की जाए तो वह क्या था? राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो थे उनको शरण दिया जाना। ठीक है, अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी जैसे घसीटी बेगम, राजवल्लभ,
जाफर खां आदि जो नवाब विरोधी लोग थे, उन्हें कोलकाता में कंपनी के द्वारा अंग्रेजों को द्वारा शरण दी गई। नवाब के द्वारा इसका विरोध करने पे भी उन्हें इस अंग्रेजों के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते नवाब अब अंग्रेजों से चिढ़ने लगा। ठीक है, दूसरा कारण हो गया। अब तीसरे कारण की अगर बात की जाए तो तीसरा कारण था नवाब की ताजपोशी के समय। नवाब का जब राज्याभिषेक हुआ था या उसकी ताजपोशी हुई थी, जब वह गद्दी पे बैठा था, तो परंपरा अनुसार कंपनी के द्वारा उसके सम्मान में कोई नजराना अथवा कुछ भेंट भेजी जानी थी। लेकिन कंपनी प्रतिनिधि के द्वारा या कंपनी के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी नजराना या भेंट इस समय नहीं भेजी गई, जिसके चलते भी सिराजुद्दौला उनसे नाराज था। चौथा कारण फोर्ट विलियम की किलेबंदी। ठीक है, अब फोर्ट विलियम की किलेबंदी क्या थी? कोलकाता में जो फोर्ट विलियम नामक अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी या कोठी थी, उसकी किलेबंदी प्रतिबंधित थी। किसके द्वारा? नवाब के द्वारा, कि अंग्रेज फोर्ट विलियम की किलेबंदी नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा सिराजुद्दौला जब नवाब बना, उसके बाद में फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी गई। यद्यपि यह किलेबंदी फ्रांसीसी आक्रमण के भय के चलते की गई थी, लेकिन नवाब के द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद की गई, इसलिए नवाब एवं अंग्रेज़ों में अब संघर्ष निश्चित था। इसी का परिणाम था कि अंग्रेज़ों और सिराज के बीच में संघर्ष हुआ। सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब आक्रमण किया, इस समय कोलकाता का जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था ड्रेक। ड्रेक इस समय बचकर समुद्र में फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लेता है। ठीक है, जो अंग्रेज अधिकारी ड्रेक था, वह जब नवाब का आक्रमण होता है तो वह कोलकाता छोड़कर कहाँ से कहाँ भाग जाता है? समुद्र में फुल्टा द्वीप पर पहुंच जाता है। और जब तक वॉटसन और क्लाइव नहीं पहुंचते हैं तब तक वह यहीं पर रहता है। लेकिन ड्रेक के जाने के बावजूद यहाँ पर कुछ अंग्रेज बच गए थे। ठीक है, कुछ अंग्रेज तो ड्रेक के साथ निकल गए थे, लेकिन कुछ अंग्रेज अभी भी कहाँ बच गए थे? कोलकाता में बच गए थे। कुल 146 अंग्रेज थे जो इस समय कोलकाता में मौजूद थे, जिन्हें नवाब के सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिया गया था और इन्हें एक संकरे कमरे में बंद कर दिया गया, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके चलते घुटन के कारण या सांस लेने में दिक्कत के कारण इनमें से 123 लोग मारे गए। ठीक है, कुल 146 लोग थे, उनमें से 123 लोग मारे गए। ठीक, इन 123 मारे गए 123 लोगों में से एक व्यक्ति था हॉलवेल। क्या नाम था? हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल इस घटना के बारे में लिखता है कि यह नवाब के इशारे पे हुई थी। नवाब के कहने पे ही इतने छोटे कमरे में इन अंग्रेजों, महिलाओं, बच्चों और सैनिकों को बंदी बनाया गया, जिसके चलते ये 123 लोग मारे गए थे। ठीक है, इस घटना को काल कोठरी की घटना अथवा ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल के नवाब के द्वारा कोलकाता पर अधिकार करने के दौरान जो 146 अंग्रेज सैनिक तथा महिला बच्चे वहाँ उनके बंदी बनाए जाते हैं, उनको एक छोटे कमरे में बंदी बनाया जाता है, जिसके चलते 123 जो अंग्रेज़ थे वो मारे जाते हैं। और इसी घटना का हॉलवेल वर्णन करता है कि नवाब के द्वारा यह जानबूझकर किया गया करते था। इसे ही काल कोठरी की घटना या ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार इस घटना के कारण ही आगे बंगाल और अंग्रेज़ों के जो संघर्ष हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ या बक्सर का युद्ध हुआ, इसको उत्तरदायी मानते हैं। जबकि भारतीय इतिहासकारों के अनुसार यह हॉलवेल का षड्यंत्र मात्र था, हॉलवेल के द्वारा रची गई एक काल्पनिक कथा मात्र थी। ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। यदि ऐसी घटना घटित भी हुई थी तो उसमें नवाब का कोई योगदान नहीं था। हो सकता है सैनिकों के द्वारा ऐसा किया
गया हो। ठीक है, अब कालकोठरी की घटना के उपरांत हम बात करते हैं अलीनगर की संधि की। ठीक है, मैंने आपको बताया था साथियों अभी जो अंग्रेज अधिकारी डायरेक्ट फुल्टा द्वीप पर शरण ले चुका था और कोलकाता पे किसका अधिकार हो गया था? नवाब का। तो कोलकाता को नवाब ने सेठ माणिकचंद के अधीन छोड़ दिया। ठीक है, सेठ माणिकचंद को सौंपकर नवाब पुनः वापस कहाँ चला गया? मुशीराबाद चला गया, बंगाल की राजधानी थी, वहाँ चला गया। और माणिकचंद ने क्या किया? कोलकाता को किसे बेच दिया? क्लाइव को। किसने? माणिकचंद ने इसे किसे बेच दिया? क्लाइव को सौंप दिया। किसे? कोलकाता को। अब जब ये बात बंगाल के नवाब को पता चली तो उस समय नवाब को किसका भय था? अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, उसे भय था कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली किसी भी वक्त भारत पर आक्रमण कर सकता है। और इन परिस्थितियों को देखते हुए अब सिराजुद्दौला अर्थात बंगाल नवाब ने क्लाइव के साथ संधि करने का निर्णय लिया। और इसी संधि को किस नाम से जाना जाता है? अलीनगर की संधि। ठीक है, कब हुई थी? 1757 में। ठीक है, अलीनगर की संधि क्यों? क्योंकि कोलकाता विजय के उपरांत नवाब कोलकाता का नाम क्या रख देता है? अलीनगर, और इसी के परिणाम स्वरूप इस संधि को अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। अलीनगर की संधि के बाद क्लाइव अथवा अंग्रेजों को वह अधिकार पुनः प्राप्त हो गए जो कोलकाता युद्ध के पूर्व उन्हें प्राप्त थे, अर्थात दस्तक का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार इन्हें वापस प्राप्त हो गया। ठीक है, अलीनगर की संधि के उपरांत क्लाइव अब किसी भी तरीके से बंगाल से नवाब सिराजुद्दौला को हटाना चाहता था। इसी कारण क्लाइव के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया जिसे क्लाइव का षड्यंत्र कहा जाता है। ठीक है, इस षड्यंत्र के अंतर्गत क्लाइव के द्वारा नवाब के विश्वास पात्र बैंकर जगत सेठ, व्यापारी अमरचंद, सेनापति मिर्जाफर। ठीक है, इनके साथ एक खुफिया समझौता किया गया। ठीक है, जिस समझौते के अंतर्गत बंगाल से नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के उपरांत जगत सेठ जैसे लोगों को पर्याप्त मात्रा में धन दिया जाएगा, जबकि सेनापति मिर्जाफर को बंगाल का नईन नवाब बना दिया जाएगा। और इसके उपरांत प्लासी का युद्ध प्रारंभ होता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के लिए ब्लैक होल ट्रेजेडी को क्लाइव कारण बनाते हैं और फिर नवाब एवं क्लाइव के बीच, अंग्रेजों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध की बात की जाए, कौन से युद्ध की बात की जाए? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को। किस किस के बीच हुआ? तो अंग्रेज सेनापति कौन था? क्लाइव, जबकि दूसरी तरफ कौन नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला मतलब अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव, और नवाब दूसरी तरफ सामने कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। क्लाइव के षड्यंत्र के अनुसार मिर्जाफर पहले ही किससे मिल चुका होता है? क्लाइव से मिल चुका होता है, जो सिराज का क्या होता है? सेनापति होता है। प्रारंभ में सिराज के 2 विश्वास पात्र सरदारों मीर मदान तथा मोहनलाल
कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन करते हैं तथा एक समय आता है जब वे क्लाइव को झाड़ियों के पीछे छिपने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन बाद में मीर जाफ़र के द्वारा सिराज को यह परामर्श दिए जाना कि हमारे सैनिक निरंतर मारे जा रहे हैं तथा हमारी हार सुनिश्चित है। इसी दौरान मीर मदान के गोली लगने के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। मीर जाफ़र के कहे अनुसार नवाब सिराजुद्दौला पीछे हटने का निर्णय लेता है तथा वह युद्ध भूमि छोड़कर मुर्शिदाबाद की तरफ निकल जाता है। परिणाम स्वरूप कुछ घंटे चले इस युद्ध में लगभग दोनों ही तरफ के 150-200 सैनिक मारे गए और युद्ध में विजय किसकी हुई? क्लाइव की। मीर जाफ़र के बेटे मीर मारन के द्वारा मुर्शिदाबाद में नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है तथा उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब जैसे ही प्लासी के युद्ध में किसकी विजय होती है? अंग्रेज़ों की विजय होती है। तो क्लाइव के द्वारा बंगाल में अब मीर जाफ़र को नया नवाब घोषित कर दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मीर जाफ़र से कुछ शर्तें रखी जाती हैं जिसके तहत एक बड़ी रकम निरंतर उसे किसे देनी तय होती है? अंग्रेज़ों को देना तय किया जाता है। कुछ समय तक मीर जाफ़र यह रकम लगातार किसको देता रहता है? अंग्रेज़ों को देता रहता है। लेकिन बाद में जब बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है तो मीर जाफ़र यह रकम अब अंग्रेज़ों को देने में सक्षम नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप मीर जाफ़र जो अब बंगाल का नवाब था उसको हटाकर अंग्रेज़ एक नवीन नवाब बनाने के लिए प्रयासरत थे। उसी दौरान मीर कासिम जो पहले के नवाब सिराजुद्दौला का रिश्तेदार था, इसके द्वारा अंग्रेज़ों को 5 लाख रुपए तथा सिलहट का चूने का प्रदेश देने का वचन दिया गया कि यदि वे उसे बंगाल का नवाब बना देते हैं, मीर जाफ़र को हटाकर किसे? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं, तो मीर कासिम उन्हें 5 लाख सालाना दक्षिण में जो युद्ध खर्च हो रहा है वह तथा सिलहट का चूने का प्रदेश किसको दे देगा? अंग्रेज़ों को दे देगा। ठीक है, इस कारण मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नया नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, इस घटना को वेंसी टॉट ने क्या नाम दिया है? बंगाल की द्वितीय क्रांति। 1760 में यह घटना घटित हुई थी। इसे क्या नाम दिया है? बंगाल की द्वितीय क्रांति। ठीक है, अब बंगाल की द्वितीय क्रांति के उपरांत हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध था, पहले उसके कारणों की बात की जाए। ठीक है, बक्सर के युद्ध के जो प्रमुख कारण थे वो जब मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने नवाब बनते ही सबसे पहले उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जिसके कारण बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। इसने दस्तक प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से या दस्तक को महत्वहीन करने के उद्देश्य से भारतीयों को भी दस्तक जारी कर दी। ठीक है, अब तक अंग्रेज़ों को दस्तक जारी की गई थी, तो अंग्रेज़ों को दस्तक का अधिकार होने से अंग्रेज़ों का क्या फ़ायदा था कि वे भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें भी दस्तक काम में लेने के लिए दे देते थे। लेकिन जैसे ही मीर कासिम के द्वारा अब दस्तक भारतीयों के लिए भी मुफ्त कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को रिश्वत के रूप में जो रकम मिलती थी वह मिलना बंद हो गई। तो ठीक है, पहला कारण क्या होगा? मीर कासिम और अंग्रेज़ संघर्ष का दस्तक का दुरुपयोग समाप्त कर दिया। ठीक है, दूसरा, मीर कासिम के द्वारा राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी गई। ठीक है, पहले बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद, और उसे बाद में कहाँ स्थापित कर दिया गया? मुंगेर। ठीक है, इसका कारण क्या था? मीर कासिम अंग्रेज़ों की पहुँच से अपनी राजधानी को दूर लेके जाना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ स्थापित करी? मुंगेर। तीसरा कारण, मीर कासिम के द्वारा एक आधुनिक हथियार बनाने की, बंदूक बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई जिसके पीछे उद्देश्य था उसकी जो सेना थी उसका यूरोपीयकरण। ठीक है, इन कारणों के चलते बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध संपन्न
हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम के साथ कौन कौन थे? मीर कासिम तो बंगाल का नवाब हो ही गया। इसके साथ मुगल बादशाह शाह आलम तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इन तीनों की संयुक्त सेना का युद्ध किसके साथ हुआ? हेक्टर मुनरो। इस बार अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, जब हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव। जबकि इस बार अंग्रेजों का सेनापति कौन था या उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम और उसके साथ मुगल सम्राट शाह आलम व अवध के नवाब सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना थी। इनके बीच युद्ध प्रारंभ होता है, लेकिन इस बार हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज अपना सैन्य कौशल दिखाते हुए विजयी रहते हैं। जहां एक तरफ प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो वह एक षड्यंत्र के माध्यम से जीता गया था, धोखे से जीता गया था। वहीं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जो सैन्य विजय थी वह उसकी पुष्टि होती है, मतलब उन्होंने अपने सैनिक कौशल के माध्यम से इस विजय को प्राप्त किया था। दूसरी तरफ इसमें भारत में मुगल बादशाह को पराजित किया, जिसके चलते अंग्रेजों की धाक पूरे भारत में स्थापित हो गई। इसी कारण के.एम. पन्नीकर जहां कहते हैं कि प्लासी का युद्ध एक सौदा मात्र था जिसमें बंगाल के धन्ना सेठों और मीर जाफर के द्वारा नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया गया, वहीं बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया, उसे पूर्ण किया। ठीक है, बक्सर के युद्ध में जैसे ही अंग्रेजों की विजय होती है वह बंगाल से बढ़कर दिल्ली तथा अवध तक चले जाते हैं। ठीक है, कैसे? दिल्ली जो मुगल बादशाह शाह आलम था वह भी अब किस पे आश्रित हो गया? अंग्रेजों पे। दूसरी तरफ अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी किससे आश्रित हो गया? अंग्रेजों पे। ठीक है, इसके उपरांत आखिरी बिंदु की बात करें तो इलाहाबाद की संधियाँ। ये इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। ठीक है, पहली संधि शाह आलम के साथ, मुगल बादशाह के साथ, और दूसरी सुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, इलाहाबाद की इन संधियों के साथ ही बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया। प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पे किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली अवध पर भी किसका शासन चल रहा था? अब अंग्रेजों का। मुगल बादशाह भी अब अंग्रेजों के अधीन आ गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मराठों के साथ जो अंग्रेजों का संघर्ष हुआ उस पर।